हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज आपको एसएसटी में मराठों का इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा और जिसमें विशेष रूप से अपन बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की। ठीक है ना। पहले मैं आपको मराठों के इतिहास के बारे में बता दूं कि मराठा शक्ति जो है कैसे महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई, इसको मराठा नाम क्यों दिया गया आदि पर चर्चा करेंगे। देखिए, मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर के विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों। क्या मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम थी। एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम मानी जाती है मराठा शक्ति को। भारत के पश्चिम व दक्षिणी भाग में स्थित, तो महाराष्ट्र कहाँ स्थित है भैया? भारत के पश्चिम में दक्षिणी भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से अपन जानते हैं। तो महाराष्ट्र यानी कि पश्चिम व दक्षिण भाग में स्थित, क्या भारत के पश्चिम व दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है ना। और साथ में अधिकांश भाग यहाँ का पठारी होने के कारण, अधिकांश भाग कैसा है यहाँ का? पठारी है। पठारी होने के कारण यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं और बहुत ही जुझारू होते हैं, कर्मठ होते हैं, योग्य होते हैं। बहुत सारे नामों से इनको अपन संबोधित कर सकते हैं कि वास्तव में मराठी लोग काफ़ी जो है मेहनती हैं और इसी कारण उनको अपन जो है मराठा नाम से भी जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, महाराष्ट्रवासी छोटे कद और काठी के होते हैं। छोटे कद काठी के होने के साथ साथ वो मजबूत शरीर वाले भी होते हैं। बहुत छोटे कद, शिवाजी भी बहुत छोटे कद के थे, नाटे कद के थे, लेकिन उनमें फुर्ती बहुत ज़बरदस्त थी। तो मराठा शक्ति को उत्कर्ष में यदि किसी का सर्वाधिक योगदान हमें देखने को मिलता है तो वो है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी इट मीन्स मराठा गुरिल्ला युद्ध में जो निपुण होते हैं। कौन से युद्ध में निपुण होते हैं भैया? ये गुरिल्ला युद्ध, इसको अपन छापामार युद्ध भी कहते हैं। छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध कह लो या छापामार युद्ध कह लो, बात एक ही है। गुरिल्ला युद्ध वो होता है, छापामार युद्ध वो होता है, इसमें आक्रमण करने वाला व्यक्ति सामने नहीं आता है, यानी कि छुप करके वार करता है। और छुप करके वार करने में मराठा लोग आगे हैं, अग्रणी थे और इन्होंने कभी भी सामने नहीं आकर के वार किया। तो धोखे से चुपचाप छापामार युद्ध में निपुण, छापामार युद्ध में जो है खुले में युद्ध लेकर के, खुले में युद्ध नहीं करते हैं ये लोग और चोरी छुपे यानी कि छुपके से अपने दुश्मन पर क्या करते हैं? ये छुपके से वार करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। तो छापामार का मतलब समझ जाना, ऐसा युद्ध जिसमें आक्रमण करने वाले व्यक्ति सामने नहीं आता है बल्कि छुपके से वार करता है, दुश्मन पर छुपकर से प्रहार करता है और दुश्मन के सारे इरादे ध्वस्त कर देता है। उन छापामार युद्ध में यदि कोई व्यक्ति निपुण था तो वो कौन था भैया? शिवाजी। शिवाजी मतलब मराठे। तो छापामार युद्ध कह सकते हैं, गुरिल्ला प्रणाली युद्ध कह सकते हैं, इसमें शिवाजी निपुण थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि गुरिल्ला प्रणाली का सूत्रधार कौन था? शिवाजी। तो गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध में निपुण थे मराठे, शिवाजी। देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन में सामाजिक एकता को मजबूत किया। कब भैया? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान की और बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसे संत हुए जिन्होंने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच, भेदभाव आदि को मिटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो धार्मिक आंदोलन ऊंच नीच और जातिवाद के खिलाफ, कर्मकांडों के खिलाफ एक ऐसा
आंदोलन था जिसमें सभी लोगों ने मिलकर के इनका विरोध किया, प्रदर्शन किया और सभी को ईश्वर प्राप्ति के लिए एक नया मार्ग दिखाया। यानी कि भक्ति द्वारा, कह सकते हैं कि भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग यदि किसी ने दिखाया है वो थे दक्षिण भारत के संत थे। और उन संतों में बात करते हैं तुकाराम, रामदास और एकनाथ। दक्षिण भारत के संत पूछेंगे क्या बताओगे? तुकाराम, रामदास और एकनाथ, ये दक्षिण भारत के संत माने जाते हैं जिन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, आडंबरों का विरोध किया और साथ ही साथ सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर मार्ग बताया, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा किया जा सकता है, सभी के साथ समान व्यवहार करके किया जा सकता है, सभी के साथ अच्छे व्यवहार द्वारा अपन किसी का मन जीत सकते हैं। और मराठी लोग जो होते हैं काफ़ी सरल स्वभाव के होते हैं, ये बहुत ही मीठा बोलते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इनके मन में छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है और स्वभाव सीधा होने के साथ साथ ये बहुत ही परिश्रमी भी होते हैं। कौन लोग होते हैं भैया? मराठी। ये हर किसी में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही सीधी जो है ये सीधा समुदाय है जो किसी के बहकावे में नहीं आता है, अपने कर्म पर विश्वास करता है। तो उनमें अपन बात करेंगे यदि कोई ऐसा व्यक्ति है उसका नाम है शिवाजी। तो अपन मराठा इतिहास के बारे में आपको बता दिया है कि मराठों ने मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी व्यक्ति का कारण होकर के विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम थी जो भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में पाई जाती है। इसको अपन दक्षिण के पठारों में संप्रति महाराष्ट्र के नाम से भी अपन जानते हैं। तो देखिए अब इसमें अपन पढ़ेंगे मराठा में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। देखिए भैया छत्रपति शिवाजी के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो भैया, देखो यह है छत्रपति शिवाजी। (1627 से 1680) छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। क्या हुआ भैया? जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो जन्म की बात करते हैं 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ भैया? शिवाजी का जन्म हुआ। इनकी माता इनके पिता जो थे उनका नाम था शाहजी भोंसले और माँ जीजाबाई। और बात करते हैं अपन दादाजी की, उनका नाम था कौंडदेव और गुरु कौन थे शिवाजी के? समर्थ गुरु रामदास, ये इनके गुरु थे। इनकी सबसे बड़ी जागीर थी पूना। ठीक है साहब। 1674 ईस्वी में शिवाजी का रायगढ़ में क्या हुआ था भैया? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक 1674 में हुआ और 1680 ईस्वी में मृत्यु। पुत्र बड़ा कौन था? संभाजी। ठीक है साहब, संभाजी इनका बड़ा पुत्र था। तो देखिए जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। इनके पिता शाहजी भोंसले थे और माता कौन थी? जीजाबाई। दादा कौंडदेव थे। गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। पूना 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक। पूना सबसे बड़ी जागीर थी जो उनके पिता ने उनको दी थी। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में क्या हुआ भैया? राज्याभिषेक हुआ और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई के ये पुत्र थे
बड़े ही निडर योग्य थे। शाहजी भोसले जो थे बीजापुर के एक सामंत थे। बीजापुर के इनके पिता क्या थे भैया? एक सामंत थे। कौन थे भैया? शाहजी भोसले। बीजापुर के सामंत थे इनके पिताजी। इनके पिता जो शाहजी भोसले थे वो बीजापुर के सामंत थे। इनके पिता शाहजी ने बाद में क्या किया साहब? कुछ समय बाद में एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उस दूसरी पत्नी से विवाह किया इन्होंने, तो उसका जो नाम था वो था तुकाबाई मोहिते। शिवाजी की दूसरी पत्नी कौन थी? तुकाबाई मोहिते। इससे विवाह किया। तुकाबाई मोहिते से विवाह किया तो इनकी पहली पत्नी जो थी जीजाबाई, वो इनसे नाराज़ हो गई, रुष्ट हो गई, जिसके कारण इनकी पहली पत्नी जीजाबाई इनसे अलग हो गई और अपने साथ में शिवाजी को भी लेकर के चली गई। इस तरह से शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने तुकाबाई मोहिते नामक स्त्री से विवाह किया, जो इनका दूसरा विवाह था। पहली पत्नी इनकी जीजाबाई थी, जिनसे शिवाजी उत्पन्न हुए थे। शिवाजी का बेटा कौन था भैया? शंभाजी। दादाजी कौन थे इनके? कौंडदेव। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो अपने बच्चे पर जीजाबाई ये प्रभाव नहीं पड़ना देना चाहती थी, तो उसने क्या किया साथ? शिवाजी को छोड़ करके अपने बालक को लेकर, शिवाजी को लेकर के वो अलग चली गई। इस तरह से कह सकते हैं कि शिवाजी का लालन पालन की बात आती है। तो शिवाजी का लालन पालन किसने किया? इनके दादा कौंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में शिवाजी का पूरा लालन पालन हुआ। तो दादा कौंडदेव का, माता जीजाबाई का और समर्थ गुरु रामदास का विशेष अतुलनीय योगदान शिवाजी पर देखने को मिलता है। शिक्षा दीक्षा देना, सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना आदि। तो दादा कौंडदेव शिवाजी ने सेना और शासन की शिक्षा ली। तो सेना व शासन की शिक्षा इसको किसने दी थी भैया? दादा कौंडदेव ने। दादा कौंडदेव ने अपने पोते शिवाजी को